हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेशन और नौकरियों के बारे में कि किस प्रकार ऑटोमेशन नौकरियों को इम्पेक्ट कर रहा है। क्या ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां या जॉब्स कम हो रही है या फिर ऑटोमेशन के आ जाने से जॉब्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और इसके अलावा ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ऑटोमेशन होता क्या है और ये जॉब्स को किस प्रकार इम्पेक्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज है जहां पे आप UPSC या किसी स्टेट PCS की एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ऑटोमेशन और जो ये जॉब्स का मुद्दा है इसको अपन कंप्लीटली कैसे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि रिसेंटली कौन सी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के बारे में बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये किस प्रकार काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। और ये जानेंगे कि ये जो रिसेंटली एक नई रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, किस प्रकार भारत में ऑटोमेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं और उस ऑटोमेशन को करने के बाद भारत में जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ILO की एक और दूसरी रिपोर्ट है जिसके बारे में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, वो है फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट बाय ILO। तो ये सब चीज़ें हैं इस टॉपिक से कनेक्टेड जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो ILO ने हाल ही में एक रिपोर्ट नियोक्ताओं अर्थात एम्प्लॉयर्स और व्यावसायिक संगठनों के लिए बदलते व्यवसाय तथा अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की है। और ये रिपोर्ट ऑटोमेशन और इससे उत्पन्न रोजगार संबंधी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ILO क्या काम करता है और ILO की स्ट्रक्चर क्या है। तो ILO के बारे में जानते हैं और ये है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो श्रम संबंधित समस्याओं, मामलों, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक सुरक्षा तथा सभी के लिए कार्य अवसर सुनिश्चित करती है कि सबको काम करने का समान अवसर मिल सके, सब जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको अवसर मिल सके, इस प्रकार के काम को सुनिश्चित करती है ILO। और ये संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों से इतर अर्थात भिन्न है और ये एक त्रिपक्षीय एजेंसी है जहाँ पे 3 ग्रुप्स रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, जिनमें से है सरकार, गवर्नमेंट्स, नियोक्ताएं अर्थात एम्प्लॉयर्स और कर्मचारी अर्थात एम्प्लॉई। ये 3 लोग मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो रेशो है वो नॉर्मली होता है 2:1:1। तो ये रेशो हुआ गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के बीच का। और ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत कर सकती है, परंतु ये किसी सरकार पर प्रतिबंध का आरोप नहीं अर्थात कि प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती, कि उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, इतनी कैपेसिटी ILO को नहीं है। तो ये हम ILO के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। और हाल ही में इसने अपने 2019 में पूरे 100 वर्ष पूरे किए हैं। 1999 से 2019 के बीच ILO ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं कि इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस, जो एक यूनाइटेड नेशंस की ही जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1919 में अस्तित्व में आई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसी की एक एजेंसी के रूप में ये 1990 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और भारत इस संगठन का एक फाउंडिंग मेंबर था, एक संस्थापक सदस्य रहा है। और इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं। उनमें से 186 मेंबर तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। उसके अलावा
एक दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित कुक्स द्वीप है, कुक्स आइसलैंड है जो कि इसका मेंबर है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। हमने ILO के बेसिक्स के बारे में बात करी, फैक्ट्स के बारे में बात करी। अब जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने जो ये रिपोर्ट जारी की गई है उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ को हम ऑटोमेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उनको हम ऑटोमेशन के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उनको हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उन चीज़ों को उन्होंने एक सूचीबद्ध किया है, उनको एक टेबल में लेके आए हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें कि इंडिया में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं या जिनको ऑटोमेशन से कनेक्ट किया जा सकता है, तो वो है 51.8% एक्टिविटीज़ को हम ऑटोमेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जापान और थाईलैंड में 55.7% और 54.8% एक्टिविटीज़ को आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं या उनमें ऑटोमेशन आप लगा सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर टोटल पूरे विश्व में अभी तक हम 40% गतिविधियों को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटीज़ पूरे विश्व में अभी भी है। और यदि ऑटोमेशन को उचित तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया गया या प्रबंधित नहीं किया गया तो ये रोजगार के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि अगर जो ये ऑटोमेटिक होती है, जो चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, उससे रोजगार पे भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को एक साथ प्रबंधित हमें करना होगा, मैनेजमेंट सही करना होगा, क्योंकि जो ऑटोमेशन है वो भी ज़रूरी है और रोजगार है वो भी ज़रूरी है। तो दोनों को एक साथ हमें मैनेज करके चलना होगा, तभी रोजगार की जो समस्या है वो नहीं रेज होगी, अदरवाइज रोजगार की दिक्कत पैदा हो सकती है। यहाँ पे एक इमेज है जो जारी की गई इस रिपोर्ट के द्वारा, उसमें बताया गया है कि कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्री में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है ऑटोमेशन की। तो ऑटोमेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो अफ्रीका में 2 कंट्रीज केन्या और मोरक्को में बताई गई है 51.9% एंड 50.5%। इसके अलावा यूरोप में बताई गई है 2 कंट्रीज में, चेक गणराज्य में 52.2% और टर्की में 50.4%। एशिया में 2 कंट्रीज के बारे में बताया गया है, जापान में 55.7% और इंडिया में 51.8%। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको और कोस्टा रिका में, इसके अलावा साउथ अमेरिका में पेरू और कोलंबिया में। तो ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पे ऑटोमेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो पोटेंशियल है, वो कितना % है वो यहाँ पे बताया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार रोबोटिक ऑटोमेशन ने अकुशल रोजगार, जो लोग जो कुशल नहीं थे, जो रोजगार कुशल नहीं था, अर्थात जो लोगों के पास स्पेसिफिक स्किल्स नहीं थी, उसको रिप्लेस किया है। जो लोग अकुशल रोजगार से कनेक्टेड थे उनको रिप्लेस करते ही सामान्य असेंबली कामों को भी रिप्लेस किया है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ऑटोमेशन विनिर्माण और खुदरा क्षेत्र के साथ साथ डेटा संग्रह तथा प्रसंस्करण एवं शारीरिक गतिविधियों वाले रोजगारों को भी प्रभावित करेगा। और इसके अलावा ऑटोमेशन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करेगा, ये इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। इतनी इन डेप्थ में हम नहीं जाते हैं कि ये चीज़ें क्यों लिखी गई है, हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। अब बात करते हैं कि भारत की क्या स्थिति है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ILO की जो ये रिपोर्ट है इसमें ये बताया गया है कि भारत में 66% जो व्यवसायी हैं 3 साल पहले की तुलना में अब उन्नत कौशल वाले नए कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि एक ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन का मतलब है आप किसी चीज़ को ऑटोमेटिक कर रहे हैं। जैसे कि आज से कुछ वर्षों पहले अगर किसी जगह एंट्री होती थी तो वहाँ पे रजिस्टर्स में हमें अपनी एंट्री करनी होती थी, नेम, कब हम आए, कब क्यों हम आए, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें एंट्री करनी होती थी, क्योंकि अगर बाद में कभी वेरीफाई करना हो तो उस रजिस्टर से किया जा सकता था। लेकिन आज की कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने फिंगरप्रिंट लगा दिए हैं। उसके थ्रू क्या है, अगर हम किसी को एंट्री फिंगरप्रिंट के थ्रू दे रहे हैं तो हमारे पास उसका डेटा वहीं स्टोर हो जा रहा है। तो वो जो ऑटोमेशन हुआ है उसने क्या किया है, उस एंट्री वाला जो कागजी कार्रवाई थी उसको रिमूव कर दिया है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि ड्राइवरलेस कार आ रही हैं, ड्राइवरलेस ट्रेन है, ये सभी चीज़ें ऑटोमेशन के थ्रू ही आ रही है।
तो अब हमें क्या करना है कि जो ऑटोमेशन हो रहा है उसके लिए हमें कुछ कुशल या कुछ कौशल वाले कर्मचारी चाहिए। तो भारत में 66% ऐसे व्यवसायी हैं जो उन्नत कौशल वाले नए कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं। पिछले 3 साल पहले के बाद की बातें कर रहे हैं कि लास्ट 3 साल से हम कंपैरिजन करके अब का डेटा बता रहे हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका में 61%, ब्राज़ील में 70% और जर्मनी में 65% व्यवसायी भी इस बात से सहमत है कि नए रोजगारों के लिए उन्नत कौशल की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर्स वाले जैसे गेटवे उनको अगर ऑपरेट करना है, या फिर अगर आपको ड्राइवरलेस कार पे काम करना है, ड्राइवरलेस ट्रेन पे काम करना है, तो वहाँ पे आपको उन्नत कौशल वाले एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सभी चीज़ें हमने बात की कि कहाँ पे कौन सी कंट्री में कितने प्रतिशत व्यवसायी उन्नत कौशल वाले कर्मचारियों को चाहते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी के संकट के साथ साथ रोजगार समता का भी संकट है। अब रोजगार समता का संकट क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर ऑटोमेशन हो रहा है तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, आप मशीन लर्निंग की बात करेंगे, जो ऑटोमेशन में एक नया आप ये कह सकते हैं जो पिलर्स हैं ऑटोमेशन के, तो उनमें काम करने वाले व्यक्ति भी या उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए। तो उस प्रकार के उम्मीदवार भी कई बार ये हो जाता है कि कुछ फर्म्स के पास जॉब होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, लेकिन उन्हें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके पास ये स्किल्स नहीं होती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है भारत की शिक्षा प्रणाली, क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत सी जगह तो ऐसी हैं, आज भी गांव में अगर आप जाएंगे तो बच्चे कॉलेज में आके कंप्यूटर या लैपटॉप का नाम सुनते हैं, तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे काम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो भारत में अगर कभी रोजगार का संकट पैदा होता है तो उसके साथ कुशल रोजगार का संकट भी पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं एक अन्य रिपोर्ट के बारे में जो कि है फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट बाय ILO और वैश्विक आयोग, जो कामकाज के भविष्य पर वैश्विक आयोग द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट का शीर्षक है एक बेहतर भविष्य के लिए कामकाज। और कामकाज के भविष्य पर वैश्विक आयोग ने 15 महीने की मेहनत के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि व्यापार, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के 27 प्रतिनिधि शामिल थे और उन्होंने अपने व्यूज यहाँ पे रखे हैं। और अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष मना रहे ILO की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुनिया भर में नई खोज अर्थात जो इन्वेंशंस हैं या टेक्नोलॉजी बन रही है उसके इस्तेमाल से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लेकिन निर्णायक प्रयासों और नीतियों में बदलाव के जरिए हमें ये भी ज़रूरी है कि हम ये संवार सकें, हम ये बता सकें कि जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करके हम उस लेवल पे लेके आ सकें जो इस टेक्नोलॉजी में काम कर सके, नई टेक्नोलॉजी में काम कर सके, और जो असमानताएं आज मार्केट में है उसको समान कर सके, कि हम रोजगार के समान अवसर दे सकें। इस प्रकार की बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। और श्रम संगठन की स्थापना 1999 में हुई थी और इसके पहले विश्व युद्ध के बाद हुई, और 2019 में उसने अपना शताब्दी वर्ष मनाया है। 1919 से लेके 2019 तक इस संगठन ने 100 वर्ष अपने पूरे किए हैं। तो ये हमने बात करी ILO की 2 रिपोर्ट्स के बारे में और कंप्लीटली यहाँ पे एनालाइज किया। सो हमारा वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।